15 जून 2024 को बीकानेर शहर में गढ़सरसर फ्लाईओवर के पास कुछ लोगों की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उन सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। दरअसल वह चीज कुछ और नहीं बल्कि एक लड़की की लाश थी। यह लाश उस फ्लाईओवर के नजदीक एक कूड़े के ढेर पर पड़ी थी और देखने से साफ लग रहा था कि इस लड़की का कत्ल कहीं और करने के बाद यहाँ कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि उस लड़की का सर और दोनों हाथ गायब थे, यानी हत्यारों ने उन्हें काट कर अलग कर दिया था ताकि किसी को भी इस हत्या का कोई सबूत न मिल सके। इधर 15 जून की दोपहर को जब लोगों ने इस लाश की जानकारी पुलिस को दी तो बीकानेर पुलिस की एक टीम मौके वारदात पर पहुंची और लाश को बरामद कर लिया। घटना स्थल की बारीकी से जांच करने पर पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे मरने वाली लड़की की पहचान हो पाती या फिर उसके बारे में कुछ पता चल पाता, क्योंकि लड़की के जिस्म पर सिवाय कपड़ों के कुछ ऐसा नहीं था जिससे उसके बारे में कोई सुराग मिल पाता, क्योंकि ना तो उसके पास कोई आईडी कार्ड था, ना कोई एटीएम था और ना ही कोई मोबाइल। यानी यह एक ब्लाइंडेड मर्डर था। लेकिन उस लड़की की लाश पर जो कपड़े थे वो ब्रांडेड थे और इस ब्रांड का शोरूम या तो जयपुर में था या जोधपुर में था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उस लड़की का जोधपुर या जयपुर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। लेकिन सिर्फ कपड़ों के ब्रांड से लड़की की पहचान का पता लगाना बहुत मुश्किल काम था। इसके बाद पुलिस ने आनन फानन में इस केस की जांच के लिए अपने सीनियर अफसरों को मिलाकर एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने पंचनामे की कार्रवाई पूरी करने के बाद एक बार फिर से गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास जाकर और इस लाश के बारे में लोगों से पूछताछ की और इस पूछताछ में पुलिस को पहला सुराग मिलता है। पुलिस को फ्लाईओवर के पास एक ऐसा लड़का मिलता है जिसने पहली बार इस लाश को देखा था, लेकिन तब उसने इस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसे लगा था कि शायद यह लाश किसी जानवर की है। उसने पुलिस को बताया कि लाश के पास से काफी तेज बदबू आ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था ये लाश किसी इंसान की है। इसके बाद उस लड़के ने पुलिस को एक बहुत अहम बात बताई। उसने बताया कि उसने इस लाश को 15 जून की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास देखा था, जिससे यह बात साफ हो गई थी कि लाश सुबह 6 बजे से पहले ही उस जगह पर फेंकी गई थी। और फिलहाल इस केस की जांच आगे बढ़ाने के लिए यह छोटी सी जानकारी भी पुलिस के लिए काफी थी। इसके बाद पुलिस वालों ने वापस इस फ्लाईओवर के पास पहुंचकर कुछ और लोगों से बात करने का फैसला किया ताकि लड़की की लाश को लेकर कोई और सुराग भी सामने आ सके। इस बार पुलिस को एक ऐसा आदमी मिला जिसने 15 जून को सुबह के समय गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास एक संदिग्ध कार को रुकते हुए देखा था। इसने पुलिस को बताया कि सुबह 4:03 पर सफेद मारुति स्विफ्ट कार को यहाँ रुकते हुए देखा था, जो कि वो व्यक्ति कार से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसे यह पता नहीं चल पाया कि वह कार वहां क्यों रुकी थी। साथ ही उसने पुलिस को यह भी बताया कि वो कार 7 से 8 मिनट रुकने के बाद फिर से आगे की तरफ चली गई। इधर पुलिस को लगा कि जब इस व्यक्ति ने इतनी बारीकी से उस कार को देखा था और उसने यह भी नोट किया था कि कार घटनास्थल पर मुश्किल से 8 मिनट रुकी थी, तो फिर उसने कार का नंबर भी जरूर देखा होगा। लेकिन कार का नंबर पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसने कार जरूर देखी थी, लेकिन उसे उस गाड़ी का नंबर याद नहीं था। लेकिन उसने पुलिस को फिर भी इतना जरूर बता दिया था कि वह कार बीकानेर नंबर की नहीं थी, यानी वह राजस्थान के किसी दूसरे शहर में रजिस्टर कार थी। अब पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि वह कार किस तरफ से आई थी जिससे उस लाश को फेंके जाने का शक था। गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास से एक सड़क गढ़सीसर की तरफ जाती है तो दूसरी सड़क नोखा की ओर जाती है। इसके बाद पुलिस ने सही दिशा का पता लगाने के लिए आसपास की दुकानों और घरों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखने का फैसला किया, क्योंकि पुलिस को उस कार का रंग यहाँ तक कि कार की टाइमिंग भी पता चल चुकी थी और इन सारी चीजों से पुलिस का काम बहुत ज्यादा आसान हो गया था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कार गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास रुकने के बाद नोखा की तरफ आगे चली गई थी। इसके बाद पुलिस ने नोखा की ओर जाने वाले रोड पर पड़ने वाले टोल प्लाजा का रुख किया ताकि वहां के कैमरे से उस कार की और भी साफ तस्वीरें मिल सके, जिससे उसके नंबर का पता चल सके। और इस कोशिश में पुलिस को सफलता भी मिली, क्योंकि नोखा के रास्ते में उदरामसर टोल प्लाजा पर पुलिस को देर रात को वह कार बीकानेर की तरफ आते हुए और सुबह सवेरे यानी 6 बजे के बाद बीकानेर से वापस नोखा की ओर जाते हुए दिखाई दी। और पुलिस के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि ये तस्वीरें बिल्कुल साफ थीं, यानी इन तस्वीरों में कार का नंबर भी साफ दिखाई दे रहा था। यानी अब लाश फेंकने वाली गाड़ी की पहचान हो चुकी थी और अब पुलिस को यह लग रहा था कि वह जल्दी ही गाड़ी चलाने वाले का भी पता लगा लेगी। इसके बाद पुलिस ने इस गाड़ी का नंबर जोधपुर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस अधिकारियों को बताया और उस कार के मालिक की डिटेल्स मंगवाई और जल्दी पुलिस को इस कार के नंबर के सहारे उस मालिक का पता चल गया।
दरअसल यह कार जोधपुर के शिकारगढ़ इलाके में रहने वाले विकास मान नाम के व्यक्ति की थी। इसके बाद तुरंत पुलिस ने जोधपुर में विकास के घर पर छापा मारा, लेकिन वहां पर विकास नहीं मिला और वहां से पुलिस को पता चला कि विकास तो अब यह मकान छोड़कर जा चुका है। हालांकि पुलिस को वहां से विकास के दूसरे घर का भी पता चल गया था और फिर कुछ देर बाद बीकानेर पुलिस विकास के घर पर पहुंच गई। वही विकास जिस पर जोधपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर लड़की की सिर कटी लाश को फेंकने का शक था। इसके बाद पुलिस विकास को अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले आई और फिर उससे वहां कड़ाई से पूछताछ की गई। पहले तो विकास ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर जल्द ही उसने कबूल कर लिया कि बीकानेर में 15 जून की सुबह लड़की की सिर कटी लाश फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि वही था। और इस पूरे कांड में उसके साथ उसकी लिव इन पार्टनर संगीता भी थी, जिसने न सिर्फ उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने में विकास का साथ दिया था, बल्कि उस लड़की की हत्या करने में भी वह विकास के साथ साथ थी। आखिर सवाल ये था, विकास और संगीता ने जिस लड़की की हत्या की थी वह कौन थी और उन दोनों ने उस लाश के बाकी टुकड़े कहाँ फेंके थे, और सबसे अहम बात ये कि उन दोनों ने उस लड़की की हत्या क्यों की। और जब पुलिस पूछताछ में इन सारे सवालों के जवाब का खुलासा हुआ और विकास ने जो इस हत्या की कहानी सुनाई, उसे सुनकर इस मामले की जांच कर रही बीकानेर पुलिस की एसआईटी खुद भी हैरान रह गई। विकास ने पुलिस को बताया कि वह और संगीता पिछले कई सालों से लिव इन पार्टनर्स के तौर पर जोधपुर में रह रहे थे। फिर इस घटना से कुछ समय पहले संगीता की मुलाकात मुस्कान नाम की लड़की के साथ होती है। मुस्कान जल्द ही संगीता के साथ साथ विकास की भी दोस्त बन गई और वो उन दोनों के घर जोधपुर में आने जाने लगी। मुस्कान शादीशुदा थी। 34 वर्ष की मुस्कान वैसे तो मूल रूप से नागपुर की रहने वाली थी, लेकिन वह इन दिनों अपने पति मोहम्मद रफीक के साथ पाली में रहती थी। उन दोनों से जान पहचान होने के बाद उसने विकास और संगीता की जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुस्कान संगीता को अपनी बड़ी बहन मानती थी। इसलिए वह अक्सर संगीता को विकास का साथ छोड़ने के लिए कहती थी, तो कभी वह विकास को संगीता से अलग हो जाने के लिए उकसाती थी। पहले तो विकास और संगीता ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर लिव इन में रहने से ना करते हुए हद से ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। तो फिर उन दोनों ने मिलकर मुस्कान की हत्या करने का प्लान बनाया। इसके बाद 14 जून 2024 को इन दोनों ने मुस्कान को अपने साथ इस मकान देखने के लिए बुलाया और जैसे ही मुस्कान इनके पास आई तो विकास और संगीता उसे लेकर जोधपुर से बीकानेर की ओर निकल गए। वो दोनों मुस्कान को मारना चाहते थे, लेकिन मुस्कान को इसकी भनक भी नहीं थी। इसके बाद विकास ने एक सुनसान जगह पर कार रोकी और उन दोनों ने धोखे से मुस्कान को दबोच लिया। उन्होंने कार के अंदर ही मुस्कान की गला घोंटकर हत्या कर दी। अब मुस्कान का कत्ल हो चुका था, लेकिन अब उन दोनों के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज उसकी लाश को ठिकाने लगाना था। काफी सोच विचार करने के बाद उन दोनों ने फैसला किया कि मुस्कान की लाश को 3 अलग अलग हिस्सों में काटकर 3 अलग अलग शहरों में ठिकाने लगाएंगे, ताकि पुलिस के लिए लाश का पता लगाना नामुमकिन हो जाए। इसके बाद वो दोनों मुस्कान की लाश को लेकर बीकानेर की ओर निकल गए। जोधपुर से वो लोग बीकानेर पहुंचे और गढ़सी सर फ्लाईओवर के पास जब उन्हें एक सुनसान जगह दिखाई दी तो उन्होंने सुबह के करीब 4 बजे अपनी कार फ्लाईओवर के करीब रोक दी। इसके बाद वो दोनों मुस्कान की लाश को लेकर कूड़े के ढेर तक पहुंचे और वहां पर मात्र 8 मिनट में विकास ने गंडासे से मुस्कान का सिर काटकर अलग कर दिया। क्योंकि मुस्कान के दोनों हाथों पर भी टैटू बने हुए थे, इसलिए उसकी पहचान को छुपाने के लिए उन्होंने उसकी दोनों हाथों को भी काट दिया। इसके बाद जब उन दोनों को लगा कि अब लाश की पहचान नहीं हो सकती, तो फिर उन दोनों ने वह सिर कटी लाश वहीं पर छोड़ दी और बोरी में डालकर उसका सर और दोनों कटी हुई बाहें भरकर अपने साथ जोधपुर लेकर आ गए। इसके बाद उन दोनों ने अपने प्लान को थोड़ा चेंज कर लिया था। उन्होंने 3 शहरों की जगह 2 शहरों में ही लाश के टुकड़े फेंकने का फैसला किया। उन दोनों के पास अब भी मुस्कान का कटा हुआ सिर और दोनों हाथ पड़े हुए थे। इसके बाद उन्होंने मौका पाकर 15 जून को ही लोगों की नजरों से बचते बचाते जोधपुर के 5 बत्ती चौराहे के पास एक गंदे नाले में मुस्कान का सिर और उसकी बाहें फेंक दी। इसके बाद वो दोनों आराम से अपने घर वापस आ गए। उन दोनों को ये पूरा यकीन था कि मुस्कान की हत्या का यह राज कभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एक तो उन्हें लाश के टुकड़े फेंकते हुए किसी ने देखा नहीं था और दूसरा लाश की पहचान कभी साफ नहीं हो सकेगी। तो फिर उनके बारे में पुलिस को जानकारी कहाँ से मिलेगी। लेकिन जब बीकानेर पुलिस ने उस सरकटी लाश के बारे में पूछताछ की तो सबसे पहले गाड़ी का पता लगाया और फिर गाड़ी के सहारे वह कातिलों तक यानी विकास मान और संगीता तक पहुंच गए। जांच के दौरान जब दोनों आरोपियों ने यह कबूल किया कि उन्होंने मुस्कान का सर और बाहें जोधपुर के 5 पत्ती इलाके में डाले हैं,
तो 21 जून को पुलिस, नगर निगम की टीम और उन आरोपियों को लेकर जोधपुर के 5 बत्ती नाले पर पहुंची, जहां पर जेसीबी की मदद से करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद मुस्कान के सर और हाथों को बरामद किया गया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया गंडासा भी बरामद कर लिया गया और इस तरह बीकानेर पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का पूरी तरह से खुलासा कर दिया। विकास और संगीता ने अपने हिसाब से प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन बीकानेर पुलिस के सामने उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। हालांकि उन्होंने एक साथ रहने के लिए ही तो मुस्कान की हत्या की थी। हालांकि पकड़े जाने के बाद अब उन्हें जेल में अलग अलग ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।